दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासियों को किया जाएगा क्वारंटीन। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को क्वारंटीन किया जाएगा। राज्य सरकार ने 56 जिलों में केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पर पहले प्रवासी श्रमिकों का परीक्षण किया जाएगा और फिर जिनके पास घर पर क्वारंटीन होने की कोई सुविधा नहीं है उन्हें 2 सप्ताह के लिए इन केंद्रों में रखा जाएगा। इसी तरह से सरकार ने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन दिया है कि जो है बस स्टाफ पर निगरानी बढ़ा दी है और साथ ही सभी जाँच कार्रवाई की जाएगी जिसमें से कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें केंद्र में रखा जाएगा, जबकि अन्य को घर पर ही क्वारंटीन होने को भी कहा जाएगा। जबकि सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ से लौटने वालों को कोई भी अलग से दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। जरूरी है कि सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाए और साथ ही फिर उन्हें आइसोलेट किया जाए। जो कि लोग घर पर सुरक्षित तरीके से आइसोलेट हो सकते हैं उन्हें जो है ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि सभी प्रवासी कामगारों को RT-PCR परीक्षण करवाना होगा। यहाँ परीक्षण सभी जिलों में किया जाएगा और साथ ही आने वाले किसी भी पहचान निगरानी समिति द्वारा की जाएगी और साथ ही परीक्षण के बाद उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेशन केंद्र निगरानी में 14 दिनों के बाद इन प्रवासियों को राज्य परिवहन निगम बसों द्वारा भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश दे दिया है जिन्हें प्रति माह 1000 रुपये भत्ते के रूप में दिया जा सकता है और साथ ही सरकार ने पिछले साल प्रवासी कामगारों, स्वीट वेंडरों, पेंशनरों की तरह इन्हें भत्ता दिया था और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इन पर पूरी तरह से नजर रखी जाए ताकि जो है कोरोना फैलना। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, जिलों में नाइट कर्फ्यू, सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं ऐसा ऐलान। सूत्रों के हवाले से यह खबर। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो बिहार में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जो है राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन की जगह नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शामिल हुई काइसेमिट मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार ने यह फैसले ले सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में जो है प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 मई तक बंद करने का भी फैसला लिया जा सकता है। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूर्ण लॉकडाउन की खबरें आ रही थी, लेकिन ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बारे में बड़ा ऐलान कर सकते हैं और साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों में बिहार में एक दिन में कोरोना के 7,500 जो है ज़्यादा केस सामने आए हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में विभिन्न जिलों में वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या अब यूपी में नहीं होगी शादी? वीकेंड लॉकडाउन में शादियां होंगी या नहीं, जाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है इस बारे में। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर रोज बढ़ता ही जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दे दिए हैं। दवा के साथ अस्पतालों में न्यूनतम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप बनाए रखने को भी कह दिया है। उन्होंने रविवार को वीकेंड लॉकडाउन वाले दिन वैवाहिक आयोजनों को लेकर के उपभोग की स्थिति भी साफ कर दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन वाले दिन शादी विवाह हो सकेंगे। समारोह के दौरान मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ ही अन्य सावधानियां भी बरतनी होगी। वैवाहिक कार्यक्रम में स्थान पर जो है 50 लोग और साथ ही खुले स्थान पर अधिकतम 100 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार देर रात जो है सोमवार को सुबह 35 घंटे तक जो है कोरोना कर्फ्यू के दौरान की जाने वाली छूट के संबंध में विस्तृत दिशा के निर्देश दिए गए और साथ ही शनिवार को वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 की स्थिति में समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि साप्ताहिक बंदी के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आवश्यक सुविधाएं और वस्तुओं की जो है आपूर्ति यथावत जारी रहेगी और साथ ही पंचायत निर्वाचन के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का काम भी संचालित होता रहेगा। साथ ही रविवार को निर्धारित एनडीए व अन्य परीक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कराने की अनुमति भी रहेगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का परिचय पत्र पास के तौर पर मान्य होगा और साथ ही रविवार को कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने के लिए अनुमति के साथ ही साप्ताहिक बंदी वाले उद्योग को जो है फार्मास्यूटिकल, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। साथ ही उद्योगों को कार्मिक आने जाने की भी अनुमति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जो कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कोरोना की मौजूदा हालत के लिए पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार, बोली कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। और साथ ही आपको अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को संभाल नहीं पाने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संक्रमण के मामलों की संख्या को रोकने के लिए योजना बनाने में विफल रहे। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 से 6 महीने में मेडिकल ऑक्सीजन और साथ ही टीकों की आपूर्ति को संभावित संकट पर ध्यान देने के लिए कुछ
नहीं कर पाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरोप लगाते हुए कहा कि अपने देश में टीकों की कमी के बावजूद प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए दूसरे देशों को टीकों का निर्यात किया। साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि रैली में कहा है कि देश में रेडीमेटर और साथ ही ऑक्सीजन की कमी आज है और हमारे देश में कोई भी दवा नहीं है, लेकिन 80 देशों में दवाएं भेजी गई। आप दवाएं भेज रहे हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले अपने राष्ट्र को उपलब्ध कराएं, साथ ही अपना नाम गौरवान्वित करने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना होगा और साथ ही मौजूदा हालत के लिए वह ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 2021 के लिए वो कोई भी प्रशासनिक योजना नहीं बनाई और साथ ही गुजरात के हाल को तो देखिए, बीजेपी गुजरात में भी कोविड-19 की हालत को संभाल नहीं पाई और साथ ही आगे उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश को इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है, इसके जिम्मेदार केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सभी नागरिकों को मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से 5.4 करोड़ खुराकों की आपूर्ति का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी तरफ से हमें अभी तक भी कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के टीकों को पूरी लागत वहन करेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके वैक्सीन देने के लिए अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। बनारस के डॉक्टर ने की पीएम मोदी से विनती, ऑक्सीजन के बगैर मरने वालों को देखा नहीं जा रहा है। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर दिन 1000 से अधिक लोगों को कोविड-19 से मारे जा रहे हैं और साथ ही देश में कई अस्पताल से मरीजों के लिए बेड भी नहीं खाली हैं। कई राज्यों में मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी मौत हो जा रही है। बनारस के एक डॉक्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन के बगैर मरने वालों को देखा नहीं जा रहा है। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने डॉक्टर के सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर शनिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा आह्वान है कि ये आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील होने का वक्त है। साथ ही यूपी में बेड न मिलने, टेस्ट न होने और साथ ही रिपोर्टिंग में देरी आने और साथ ही ऑक्सीजन की कमी जैसी दुखद खबरें सामने आ रही हैं। कृपया अपनी स्थिति और साथ ही नीति व्यवस्थित की जाए और साथ ही स्पष्ट किया जाए कि स्थिति में काबू करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। आपको बता दें कि इधर हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल ने कहा कि केंद्र किसानों से करे बात। उधर राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि दिल्ली से उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस आंदोलन से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से चिंतित है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। साथ ही चौटाला ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में आंदोलनकारी किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 3 से 4 वरिष्ठ मंत्रियों की समिति बनाई जाए जो कि किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करे। और साथ ही दुष्यंत का मानना है कि किसान आंदोलन का लंबा चलना अब चिंता का विषय है। दिल्ली की सीमा पर बैठा किसान हमारा अन्नदाता है, बातचीत से हर समस्या का हल संभव है। किसानों की मांग का सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि अभी चुनाव है तो नेता आपस में आ रहे हैं और साथ ही इसके बाद 2024 में आएंगे। ऐसे में ही उन्होंने आगे कहा है कि नेता आ रहा है तो उसे पकड़ लो, जो भी दिल्ली से आए उससे पहले पूछो कि MSP कब लागू करेगा। कई बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द की, कोरोना संक्रमण को बताया खतरा। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी है। साथ ही बाकी नेताओं की बड़ी सार्वजनिक रैलियों को परिणाम पर विचार करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को रद्द कर रहा हूँ। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों का आयोजन के परिणाम पर गहराई से विचार करें। साथ ही इससे कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने चुनावी राज्य बंगाल में होने वाली सार्वजनिक रैलियों पर ट्वीट करके कहा कि बीमारों और मृतकों की संख्या इतनी बढ़ रही है जिससे कि हमने यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि फार्मा कंपनी के डायरेक्टर से पूछताछ पर भड़के फडणवीस आधी रात थाने पहुंचे, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे रेडीमेटर इंजेक्शन पर महाराष्ट्र सरकार में शनिवार रात करीब 12 बजे सियासी बवाल हो गया। दरअसल हुआ ये कि पुलिस को रेडीमेटर की कालाबाजारी की जानकारी मिली थी। इसकी जाँच ब्रक फार्मा के डायरेक्टर राजेश डकोनिया का नाम सामने आने लगा। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से भड़क गए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है अमित शाह से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अमित शाह बोले बटन इतना जोर से दबाना कि बटन यहाँ दबे और करंट दीदी को कोलकाता में लगेगा। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो बीजेपी के नेता और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नासिकपारा में रविवार को एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर के निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कहा कि नासिकपारा में बटन इतना जोर से दबाना कि बटन यहाँ दबे और साथ ही करंट दीदी को कोलकाता में लगे। रोड शो के दौरान लोगों से संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कमल के फूल पर तो आपको बटन दबाना है,
है, मगर इतना जोर से दबाना है कि नसिकपारा में बटन इतना जोर से दबाना चाहिए कि इतना गुस्से से दबाना कि बटन जो है यहाँ दबे और करंट जो है दीदी को कोलकाता में लगे। पश्चिम बंगाल में स्वरूप नगर में आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दीदी कहती हैं कि हम सीएम नहीं आने देंगे और दूसरा सीएम नहीं आने देंगे। अरे दीदी, तुम क्या सीएए को रोकेगी? 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है, उसके बाद सीएए आने वाला है। 2 मई को बीजेपी की सरकार बना दीजिए और साथ ही हम शरणार्थी लोगों को गले लगा करके सम्मान के साथ नागरिकता देने का काम करेंगे। ऐसा काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व बर्धमान जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री और साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार के साथ हार जाएंगे और साथ ही उसके बाद जो है यहाँ से उन्हें जाना ही होगा। उन्होंने कहा है कि 5 चरणों में जिन 180 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 122 से अधिक सीटों पर बीजेपी जीतेगी। और साथ ही अमित शाह ने दावा करते हुए आगे कहा है कि रैली के दौरान कहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार हैं, नंदीग्राम से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को उस कद के मुताबिक बड़ी हार के साथ जो है विदा किया जाना चाहिए।